ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है हमारा राज्य बिहार। हमें एक जमीनी क्रांति चाहिए। कोई भी नेता जो कहे कि इन्हीं लोगों के सामने जा करके मैं इन्हें अच्छी अच्छी बातें बता करके इनसे वोट ले लूंगा, बहुत गलतफहमी में है वो नेता। जिस बात का महत्व है वो बात करो ना। वो बच्चा मर रहा है वहां पर, वो औरत मर रही है वहां पर, वो युवा बेरोजगार खड़ा है वहां पर। मैं बिहार से हूँ। अभी बिहार में अगले ही महीने इलेक्शन होने वाला है। सरकार तो बदलती है पर हालात क्यों नहीं बदलते? अभी हम व्यक्ति के शिक्षित होने की या शिक्षित से भी आगे विद्वान होने की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि वो क ख ग भी पहचान पाता है क्या। लेकिन मुझे तो दिखाई नहीं देता कि चुनाव के धूम धड़ाके में कोई शिक्षा की बात भी कर रहा है। और मैं पूछ रहा हूँ, ये बताइए, इंसान इंसान भी है क्या? तो ज्ञान का एक स्रोत तो रहा बिहार, उसके बावजूद भी बिहार की ऐसी हालत है। बादशाह कोई बने, जनता तो भिखारी की भिखारी ही रह जानी है। और ये कितनी त्रासदी की, कितने दुख की बात है। प्रणाम आचार्य जी। मेरा नाम शिखा है और मैं बिहार से हूँ। अभी बिहार में अगले ही महीने इलेक्शन होने वाला है। सरकार तो बदलती है पर हालात क्यों नहीं बदलते? असल समस्या जो है वो नेताओं में है या मतदाताओं की चेतना में? तो मेरा सवाल ये है कि एक जागरूक मतदाता को किस आधार पे वोट करना चाहिए? धन्यवाद। ये मुद्दा बहुत तब दिनों से सुर्खियों में है। संस्था के भीतर भी इस पर बात चल रही है। एक लेख भी इस पर लिख रहा हूँ, बिहार के आने वाले चुनाव पर। वो भी अभी प्रकाशित होगा अगले ही हफ्ते शायद। देखिए, सही काम तो हमेशा समझ से ही निकलता है। किसी भी जगह आप खड़े हो, वहां सही काम क्या है ये तो आप जब जानोगे कि वहां के हालात क्या हैं तभी तय कर पाओगे ना। हुँ? जो वर्तमान चुनाव है उसमें जो मुद्दे आगे छाए हुए हैं, उनको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे बिहार की सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि लोगों को मुफ्त राशन या बिजली पानी नहीं मिल रहा है, या गरीबों को कुछ मुफ्त पैसे उनके अकाउंट में नहीं दिए जा रहे हैं। और यही समस्या, और इसी कारण बिहार रुका हुआ है, पिछड़ा हुआ है। यहाँ की समस्या ये है कि कुछ जातियों को उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा है टिकटों के बंटवारे में, या कि विधानसभा में, या ताकत की अन्य जगहों पर। क्योंकि यही मुद्दे आप देख रहे हो सुर्खियों में छाए हुए हैं। या एक और जो मुद्दा छाया हुआ है वो धर्म का है, कि शायद बिहार की एक बड़ी समस्या ये है कि वहां पर धर्म खतरे में है।
चुनाव तो लगभग इन्हीं चीजों पर लड़ा जा रहा है और इसमें सब प्रकार की बातें हो रही हैं। ज्यादातर बातें स्तरहीन हैं, गाली गलौज पर भी उतर आ रहे हैं लोग बीच बीच में। लेकिन बिहार है क्या? बिहार माने बिहार के लोग, है ना? और एक इंसान को क्या चाहिए हम जानते हैं, क्योंकि इंसान तो इंसान है, वो पूरी दुनिया में कहीं का भी हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे भारत के दूसरे राज्यों का हो, और चाहे विदेशों का हो। तो हमको पता है कि इंसानी जरूरतें क्या हैं, और इंसान अगर थोड़ा भी समझदार होगा, अपने हितों को जानता होगा, तो अपनी इन जरूरतों के आधार पर फैसले करेगा, चाहे वो वोट देने का फैसला हो, चाहे जिंदगी का कोई और फैसला हो। कोई भी फैसला अपनी जरूरतों को समझकर किया जाता है ना। और यदि व्यक्ति अपनी जरूरतों से ही परिचित नहीं है तो फिर वो क्या फैसला करेगा? अब हम समझते हैं बिहार में जो लोग हैं, बिहारी बंधु हमारे, उनकी स्थिति क्या है। 5-7 बिंदु ले लेते हैं, आप जानती होंगी, सभी लोग जानते हैं, पर उनको एक एक करके लेंगे तो कुछ बात खुलेगी। पहला, शिक्षा। शिक्षा बिहार में जो साक्षरता दर है वही पूरे देश से लगभग 10% नीचे है। और हम देश की औसत साक्षरता दर, लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं। देश का है 77-78%, बिहार का है 71%। ये अंतर आपको ऐसा लगेगा 7% का है, 7 का नहीं है। 78% पे 7% का अंतर लगभग 10% का होता है। और ये हमने औसत से तुलना करी है। जब आप तुलना करेंगे देश के अग्रणी राज्यों से, शिक्षा में अग्रणी राज्यों से, तो ये अंतर और बड़ा हो जाता है। आप जब तुलना करेंगे दक्षिण के राज्यों से, केरल से या तमिलनाडु से, तो ये अंतर फिर 10% की जगह 20% का हो जाता है। और जब आप तुलना करेंगे दुनिया के विकसित देशों से, और अभी हम यूरोप या अमेरिका की तरफ नहीं जा रहे, आप चीन से ही तुलना कर लीजिए, तो ये अंतर बढ़कर 25% का हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो बिल्कुल बुनियादी सूचकांक होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, साक्षरता की। अभी हम व्यक्ति के शिक्षित होने की या शिक्षित से भी आगे विद्वान होने की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि वो क ख ग भी पहचान पाता है क्या? क ख ग भी पहचान पाता है, हम इसकी बात कर रहे हैं बस। विद्वत्ता तो बहुत आगे की बात है। तो यहां खड़ा है बिहार, और मैं आगे और कोई बात नहीं भी बोलता, मैं यहीं पर अपने जवाब को रोक देता, तो भी बात पूरी हो जाती। इसी से तय हो जाता है कि बिहार को सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है। 61% साक्षरता दर है महिलाओं की। 61%। देश भर में लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट बिहार में सबसे ज्यादा है। प्राइमरी पूरा करते करते मिडिल में आते आते लड़कियां बाहर हो जाती हैं, जैसे ही 10, 12, 14 साल की उम्र होने लगती है शिक्षा से बाहर। पहले तो भीतर ही बहुत कम जाती हैं। जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो भी बहुत कम है। अभी हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं।
तो बताइए हायर एजुकेशन में कितना है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बिहार का? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो माने कि उस आयु वर्ग में जितने बच्चे या जवान लोग हैं जिन्हें होना चाहिए था शिक्षा की धारा में, उसकी तुलना में हैं कितने? तो कितना है? 15%। यह हायर एजुकेशन की बात है। समझ रहे? तो पहले तो शिक्षा की धारा में प्रवेश ही कम बच्चे ले रहे हैं बाकी देश की तुलना में, और विदेशों की तो बात ही अलग है। और जो प्रवेश ले भी रहे हैं वो ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं। तो हर बीतते स्तर के साथ, हाँ, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, हायर, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और ज्यादा कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि शिक्षकों की बेहद कमी है। शिक्षा का स्तर यह है, शिक्षक पढ़ा इस तरीके से रहे हैं कि अभी सर्वे हुआ था तो 5वीं के बच्चों से दूसरी के बच्चों के सवाल पूछे गए। जो कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तकें हैं उनके सवाल पूछे गए 5वीं के बच्चों से, वो भी नहीं बता पाए। लेकिन मुझे तो दिखाई नहीं देता कि चुनाव के धूम धड़ाके में कोई शिक्षा की बात भी कर रहा है। और मैं पूछ रहा हूं, ये बताइए, इंसान इंसान भी है क्या अगर वो शिक्षित नहीं है? इससे बड़ी नाइंसाफी हो सकती है क्या किसी व्यक्ति के साथ कि उसे शिक्षा से ही वंचित रखा जाए? पर आपको बिहार के चुनाव में शिक्षा की बात कितनी दिखाई दे रही है? चलो लड़कियों को एक तरफ करो, उनको तो कोई वैसे ही नहीं पूछता। लड़कों की शिक्षा की भी बात कितनी दिखाई दे रही है? और अध्ययन हुआ तो उसमें सामने आया कि लड़कियां ड्रॉप आउट करती हैं प्राइमरी पार करने के साथ। उसका एक बड़ा कारण यह है कि चौथाई जो स्कूल हैं उनमें लड़कियों के लिए शौचालय ही नहीं है। इस तरह की बातें। शिक्षा सीधे असर फिर किस पर डालेगी? रोजगार पर। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि रोजगार की हालत क्या है बिहार में। देश के 1% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट को भी नहीं ला पाता है बिहार। 1% भी नहीं। आबादी कितनी है? 12 करोड़। आबादी है 12 करोड़। रोजगार की हालत क्या है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जो युवा वर्ग है उसमें 30 से 35% तक बेरोजगारी है। वो क्या कर रहे हैं बताओ? और ये वो युवा वर्ग है जो बिहार में रुका है। 30 लाख बिहारी युवा हर साल बिहार छोड़कर दूसरी जगहों पर चले जाते हैं नौकरियां करने। वो भी रुके होते तो सोचो फिर बेरोजगारी की दर कितनी होती। और जो बाहर निकल रहे हैं वो ज्यादातर वो हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो थोड़ी समझ रखते हैं, थोड़ी मेहनत रखते हैं, कुछ करके दिखा सकते थे, जिसको क्रीम कहा जाता है, वो पूरी बाहर निकल जाती है। समझ में आ रही है बात? ये अब वोटर तो ज्यादातर युवा हैं, और युवा को तो मतलब होना चाहिए सबसे ज्यादा शिक्षा से, फिर रोजगार से। बिहार देश के सबसे युवा राज्यों में है। अगर आंकड़ा मुझे ठीक याद है तो बिहार की जो औसत उम्र है वही अर्ली 20s में है। औसत सबसे युवा राज्यों में इसलिए क्योंकि वहां पर
आबादी सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है क्योंकि गरीबी सबसे ज्यादा है, तो जब जितनी आबादी बढ़ेगी वो जगह उतनी युवा होती जाती है। एम्प्लॉयमेंट कहां से होगा? युवाओं को तो चटनी चटाई जाती है फ्रीबीज की ना। तुम्हें एम्प्लॉयमेंट की जरूरत क्या है? ये करो, नारे लगाओ, राजनीति में आओ, युवा नेता कहलाओ, और जो थोड़े ढंग के हैं उनको तुम छोड़ के चले जाओ। हंसते हैं कई बार जो बिहारी भाई होते हैं, कुछ मेरे बैच के भी नॉन रेसिडेंट बिहारी, छोड़ के चले जाओ ना, तुम्हें बहुत अपनी परवाह है। यहां तो ऐसे ही चलेगा भाई। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट न के बराबर, कौन आकर के वहां लगाएगा? मैन्युफैक्चरिंग नहीं, सर्विसेज नहीं, 70% लोग खेती कर रहे हैं, और खेती के लिए जमीन नहीं, क्योंकि जनसंख्या का घनत्व तो बिहार में सबसे ज्यादा है देश में। पहले नहीं था, जब से झारखंड अलग हुआ है तब से सारी आबादी तो रह गई बिहार में, और क्षेत्रफल काफी उधर चला गया। कैसे नौकरियां निकलेंगी? फिर नौकरी तो वही होती है कि सरकारी नौकरियां निकल सकती हैं, वो जो सरकार दे दे, तो उसके लिए सारे दल वादे कर रहे हैं, मैं इतनी नौकरियां निकाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल अनुपस्थित है। कैसे होगा? जब देश के सबसे ज्यादा अपराधग्रस्त राज्यों की बात आती है तो उसमें बिहार सर्वोपरि होता है, टॉप 3 में होता है। जब बहुत सुधरता है तो टॉप 5 में चला जाता है। कुछ सुधरी है हालत, आज से 20-30 साल पहले और खराब थी, उससे कुछ बेहतर हुआ है, पर अभी भी देश में बिल्कुल गोल्ड नहीं तो सिल्वर, सिल्वर नहीं तो ब्रॉन्ज अपराध में बिहार को जाता ही है। कौन आकर के वहां अपना पैसा लगाएगा? कौन इंडस्ट्री वहां पर लगाएगा? अधिक से अधिक ये होता है कि कुछ जो वहां बड़े शहर हैं उनमें आपको रिटेल ब्रांड्स कुछ दिख जाते हैं जो वहां बस बेचने आते हैं। एफएमसीजी, वॉशिंग मशीन बेचने आ गया कोई, कोई बैंक आ गया वहां पर कि लोन हम बेच रहे हैं, इस तरह की कपड़ों का कोई आ गया रिटेलिंग चेन, ये सब आपको दिख जाएगा। गाड़ी बेचने वाले आ जाएंगे, वो भी ज्यादातर सस्ती गाड़ियां या बाइकें। इसकी बात हो रही है चुनाव में। ये मेरा देश है, ये मेरा देश है। यहां आंकड़ों पर नहीं बात होती, यहां मुद्दों पर नहीं बात होती, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारी हालत कितनी खराब है। हम न जाने किस नशे में हैं। जब आबादी ज्यादातर ग्रामीण हो तो इंडस्ट्री अगर आती भी है तो कनेक्टिविटी मांगती है कि इन जगहों पर वो पहुंच जाए, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या फिर कलेक्शन के लिए। कैसे होगा? बिहार के 40% गांव अभी भी सड़कों से भी नहीं जुड़े हुए। कोई आकर के वहां पैसा लगाए तो क्या करेगा? बिहार की औसत आय सालाना 54,000 रुपए जी आय है, तो कोई वहां बेचने कुछ आएगा तो खरीदेगा कौन? कोई वहां चला भी जाए कि मैं यहां पर आया हूं, खरीदेगा कौन? कोई वहां पर मैन्युफैक्चरिंग लगाए या सर्विसेज लगाए, मैन्युफैक्चरिंग को डिसिप्लिन मैन पावर चाहिए। वो डिसिप्लिन कम से कम बिहार के अंदर नहीं है, भले ही वही व्यक्ति बाहर जाकर बहुत डिसिप्लिन्ड हो जाता हो। कोई सर्विसेज के लिए आए तो उसको भीतर एजुकेटेड मैन पावर चाहिए होता है, वो कहां से मिलेगा? देश की औसत आय है इस वक्त 1,72,000 रुपए सालाना, बिहार की 1/3 है, 1/3 से भी कम। और ये तब है जब भारत दुनिया के सबसे विपन्न देशों में है। अभी भी हम बड़ी मुश्किल से लोअर मिडिल इनकम कंट्री बने हैं। एक राष्ट्र के तौर पर भी अब हम
लोअर इनकम से लोअर मिडिल इनकम में आए हैं। और हमारा है ये एक राज्य है जिसकी औसत आय देश की औसत आय से भी 1/3 है, 1/3 से भी कम है। तो सोचो कि बिहार अगर अपने आप में एक देश होता तो वो देश दुनिया में आय के तल पर कहां खड़ा होता? सबसे नीचे। हम जिसको सब सहारन अफ्रीका कहते हैं, जिसको हम विपन्नता की, गरीबी की कसौटी के रूप में सामने रखते हैं, शायद उससे भी नीचे। इसकी बात हो रही है? इसकी बात हो रही है क्या? अच्छा, एक चीज होती है बेस इफेक्ट, जहां पर जब डिनोमिनेटर छोटा होता है तो फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है, फ्रैक्शन के तेजी से बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो आमतौर पर जहां आय कम होती है वहां आय की वृद्धि दर ज्यादा हो जाती है। ठीक वैसे जैसे भारत के लिए आसान रहता है कि 6%, 7, 7.5% की भी जीडीपी ग्रोथ रेट निकाल लेता है, यूरोप में नहीं आएगी, जापान में नहीं आएगी, अमेरिका में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उनका जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है। तो बिहार का डिनोमिनेटर तो बहुत छोटा है ना, लेकिन उसके बाद भी चाहे साक्षरता की वृद्धि हो, चाहे जितने भी ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स होते हैं जो HDI में आते हैं, GEM में आते हैं, उनमें बिहार तेजी से बढ़ता नहीं दिखाई दे रहा। वहां यही एक बड़ी सांत्वना की बात हो जाती है कि प्रतिशत वृद्धि उतनी ही हो गई जितनी की शेष भारत की है। भाई, शेष भारत जितनी आपने प्रतिशत वृद्धि निकाल भी ली, तो ये भी तो देखो आप कहां खड़े हो, आप कहां खड़े हो। एक 2 फीट का आदमी है, ठीक, एक 10 फीट का आदमी है। दोनों अगर 10-10% वृद्धि लाते हैं अपने कद में, तो 2 फीट वाले को कितनी मिली? 0.2 फीट। और 10 फीट वाले को कितनी मिली? 1 फीट। तो 10 वाला कितने का हो गया? 11 का। और 2 वाला कितने का हो गया? 2.2 का। पहले दोनों में कितना अंतर था? 8 का। अब अंतर कितने का हो गया? 8.8 का। तो प्रतिशत वृद्धि अगर शेष देश के बराबर भी ले आली बिहार ने, तो भी काफी नहीं है। एक छोटे बेस पर तो बहुत तेजी से बढ़ना चाहिए, एक्सप्लोसिव ग्रोथ होनी चाहिए। एक्सप्लोसिव ग्रोथ का तो कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। और चुनाव से जैसे संकेत आ रहे हैं, ऐसा लगता भी नहीं कि ये सरकार हो, कोई सरकार हो, आने वाली सरकार हो। जब तक मतदाता ही एक भीतरी अंधेरे में डूबा हुआ है, वो अपना नेता भी अपने हिसाब से ही चुनेगा। समझ में आ रही है बात? ये देश का सबसे ज्यादा आबादी के हिसाब से घना राज्य है बिहार, सबसे ज्यादा। और ये तब जब भारत अपने आप में एक एक हाई डेंसिटी पॉपुलेशन का देश है। बाकी राज्यों की तुलना में भी बिहार में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है। और एक ऐसी पॉपुलेशन है जो ठीक से पढ़ी लिखी नहीं है, जिसको अवसर नहीं मिल रहे हैं, न शिक्षा के न रोजगार के। उत्तरी बिहार जो है पूरा वो रहता है बाढ़ के रहमो करम पर। बाढ़ की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 70% आबादी क्या कर रही है? खेती कर रही है। और ये 70% आबादी जो खेती कर रही है, ये जो स्टेट का जीडीपी है बिहार का, उसका 20% कंट्रीब्यूट कर रही है। तो सोचो उस किसान को हाथ में कितना मिलता होगा। अभी हमने बात करी भारत की औसत आय 1,74,000, हमने बिहार की औसत आय की बात करी 54,000। अब बिहार में भी जो किसान है, अब उसकी बात कर लो तो आएगा 10-20 हजार, या होगा 25-30 हजार, ऐसा ही कुछ। ये समझते हो कितना होता है? महीने का कितना हो गया? महीने का हो गया 2,000, 4,000, 5,000 रुपए।
बिहार की ज्यादातर आबादी इतनी आमदनी पर चल रही है। ऐसी स्थिति में सोचो कि अगर जागृत होती जनता तो चुनाव में क्या होते मुद्दे और क्या चल रहे हैं मुद्दे। इस पार्टी ने इसको अंदर कर लिया, उसको बाहर कर लिया, फलाने सज्जन अब यहां लड़ेंगे चुनाव कि नहीं लड़ेंगे, तमाशा। बस पावर डायनेमिक्स, किसके हाथ में सत्ता जाएगी, अब बादशाह कौन बनेगा, कुल मिलाकर के इसका खेल चल रहा है। बादशाह कोई बने, जनता तो भिखारी की भिखारी ही रह जानी है। और ये कितनी त्रासदी की, कितने दुख की बात है। समझ में आ रही है बात? ये 42% बिहारी बच्चे स्टंटेड हैं। 42%। उनके कुपोषण ने उनको स्टंट कर दिया है। उनका शरीर, उनका मस्तिष्क विकसित नहीं हो पाएगा ठीक से। वो जिंदगी में क्या कोई बेचारे ढंग का काम कर पाएंगे? कोई नेता दिख रहा है आपको ये बातें करते हुए? ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है हमारा राज्य बिहार। कोई मिल रहा है जो ये बातें कर रहा हो? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देश में सबसे ज्यादा है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा है। जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज्यादा है। जहां कहीं भी बच्चे पैदा होने के साथ मरते हैं, बिहार में है 1000 बच्चे पैदा होते हैं, 37 तो मर ही जाते हैं पैदा होने की प्रक्रिया में ही। जहां कहीं भी ज्यादा बच्चे मरते हैं जन्म लेते वक्त, वहां पर जो फर्टिलिटी रेट होता है वो ज्यादा पाया जाता है। क्योंकि महिलाएं शिक्षित नहीं है। जब महिलाएं शिक्षित नहीं होती तो प्रजनन पर उनका अधिकार नहीं होता। महिलाएं शिक्षित नहीं है और यह भरोसा नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ है तो जिएगा ही। महिलाएं शिक्षित नहीं है, रोजगार नहीं है महिलाओं अच्छा, FLPR तो आप जानते ही हो ना, कई बार मैंने आपसे बात करी है। क्या होता है? फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन, है ना, लेबर पार्टिसिपेशन रेट महिलाओं का कितना होगा बिहार में, बताओ। आप बिहार से हो, है ना, आप फीमेल भी हो, आप बताओ। अरे वाह, ये होता है देखो बिहार से बाहर आने पर। भूल ही जाते हो कि अपनी जमीन की दशा क्या है। 25%, 25%। अब प्रजनन दर ज्यादा है, ये बात कोई चकित करने वाली है? ये बात कोई चकित करने वाली है? उनके हाथ में कुछ नहीं है, ना शिक्षित हैं, संस्कृति ने भी उन्हें खूब बांध रखा है, ना उनके हाथ में पैसा है। पैसा तो उनके घर में ही नहीं है। जब घर में ही नहीं पैसा है तो महिला के हाथ में फिर कितना होगा? स्वास्थ्य व्यवस्थाएं खराब हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रही, काम खूब कर रही हैं। अनऑर्गेनाइज तरीके से कर रही हैं, घर में काम कर रही हैं, खेत में हाथ बटा रही हैं, और वो ऐसा काम कर रही हैं जिसका उनको कोई श्रेय भी नहीं मिलना है, जिससे उनकी सामर्थ्य भी नहीं बढ़नी है। ज्यादातर आबादी खेती कर रही है तो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लग सकती हैं, पर फिर वो लॉ एंड ऑर्डर मांगती हैं, वो कनेक्टिविटी मांगती हैं, वो कोल्ड स्टोरेज मांगती हैं, वो वेयर हाउस मांगती हैं। ये बात होनी चाहिए ना कि ये सब हम गांव गांव में बनवाएंगे। कोई दिख रहा है ये सब बातें करता हुआ? दिख रहा है? जो फसलें पैदा की जा रही हैं वो वहां पैदा होनी ही नहीं चाहिए।
पर किसानों को इतनी शिक्षा नहीं है कि वो जान पाए कि सही फसल कौन सी है जिसके उनको सही दाम मिल सकते हैं, जिसकी भारत के ही बाजारों में नहीं दुनिया के बाजारों में मांग है, जो निर्यात भी हो सकता है। ये बताने वाला कोई नहीं है। और अगर किसी को पता चल भी जाए तो वो कहां से लाए फिर टेक्नोलॉजी, और कहां से लाए सही मंडियां, सही दाम, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, स्टोरेज कहां से लाए? ये बातें होनी चाहिए। बिहार की कमजोरी को ही बिहार की मजबूती भी बनाया जा सकता है। और जो बात बिहार पर लागू होती है ना, वही बात कुछ कुछ बंगाल पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी लागू होती है। हालात लगभग एक जैसे हैं इन जगहों में, पूरे बंगाल में नहीं, बंगाल के भी कुछ जिलों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश इधर, वो हालात लगभग एक जैसे हैं। बिहार में अगर सही प्रयोग हो सके तो वो बात भारत में भी और कई जगहों पर लागू हो सकती है, बहुत तेजी के साथ। मात्र इन राज्यों का ही नहीं, पूरे देश का स्तर उठ सकता है। पर कोई नेता है जो ये बातें कर रहा हो? और स्तर उठाना आसान है। मैंने बात कही थी छोटे बेस की, जहां बेस छोटा होता है वहां परसेंटेज ग्रोथ तेजी से हो सकती है। हमें चीन की 8-9% की जीडीपी ग्रोथ ही बहुत ज्यादा लगती है। बिना पर्यावरण को बर्बाद करे भारत 9-10% भी आसानी से हासिल कर सकता था, पर वैसे नहीं जैसे हम हैं। हम जैसे हमारे लिए तो 6-7% ही बहुत है, और 6-7% कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं पर्यावरण को हानि करे बिना 10%, चीन ने बीच बीच में 10%, 12% भी हासिल करी है। हम 14% भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं। गरीब के लिए 14% बढ़ाना कुछ नहीं है, अमीर के लिए बड़ी बड़ी बात होती है। मैं कहने का खतरा नहीं उठाना चाहता, लेकिन हमारी जो हालत है, हम 15-17% भी हासिल कर लें तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पर क्या करा हमने? एक के बाद एक आंकड़े हैं यार, मैं बोलता जाऊंगा, आंकड़े याद आते जाएंगे, और जितने याद आएंगे आप किसी और युग में जी रहा है हमारा बिहार अभी। बिहार को मिला करके पूरे देश की जो बिजली की खपत है औसतन वो 1200 किलोवाट आवर की है। और बिजली की खपत जरूरी होती है, मैं नहीं कह रहा कि भोग के लिए, कि कंजम्पशन के लिए, जिंदगी के साधारण कामों के लिए बिजली चाहिए ना। बिहार में है 400 किलोवाट आवर, तो सोचो वहां जी कैसे रहे हैं। और इतनी कम इसलिए नहीं होती सिर्फ कि आप गरीब हो, इतनी कम इसलिए भी होती है बिजली आती ही नहीं। गरीबी भी कारण है, आपूर्ति भी कारण है। शिक्षा नहीं, बिजली नहीं, सड़क नहीं, खाना नहीं, दवाई नहीं। दवाई से याद आया, 1000 लोगों पर 0.3 डॉक्टर हैं बिहार में। मानकों के अनुसार 1000 पर 1 होना चाहिए। 70% की कमी है। और ये 0.3 तो शहरों को मिला करके हैं। आप बड़े शहर पटना वगैरह हटा दीजिए तो गांवों में ये बचेगा 0.2। किसी और युग में जी रहा है, मैंने कहा, हमारा बिहार। सारा चुनाव होना चाहिए था बिहार को उस युग से निकाल करके इस युग में लाने का, लेकिन चुनाव लड़ा जा रहा है उसी युग के मुद्दों पर, तो फिर बिहार रहेगा भी उसी युग में। वहाँ की जो युवा पीढ़ी है, अगर उससे बात करते हैं तो वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि जो रोजगार देने की बात करेगा हम तो बस उसे वोट करेंगे।
कोई रोजगार कैसे दे लेगा? सरकार रोजगार कैसे दे लेगी? सरकार तो राजस्व पर चलती है, उसी से तनख्वाह देगी। सरकार को भी जो रेवेन्यू आता है टैक्स वगैरह से, उसी से तो देगी तनख्वाह। और टैक्स कौन दे? सरकार नौकरी दे ही नहीं सकती। कोई बोले हम इतनी नौकरियां देने वाले हैं, तो उससे पूछो कैसे, कहां से लाओगे? वो कहेंगे नहीं, फिर हम केंद्र से पैसा लेंगे, उससे देंगे। भाई, केंद्र की भी सीमा है पैसा देने की, और नियम बंधे हुए हैं, क्योंकि केंद्र का पैसा किसी एक राज्य को अनुपात से अधिक नहीं जा सकता। फाइनेंस कमीशन होता है जो तय करता है कि जो सेंट्रल टैक्सेस की रिसीट्स हैं वो सब राज्यों में किस किस आधार पर बटेंगी। तो आप इमरजेंसी वगैरह दिखा करके या स्पेशल स्टेटस ले करके थोड़ा सा ज्यादा पैसा ले सकते हो, पर बहुत ज्यादा तो नहीं लोगे। जब लोगे नहीं तो रोजगार कैसे दोगे? सरकार रोजगार कैसे दे लेगी? लेकिन मानसिकता वही है, कोई आकर हमारे लिए कुछ कर दे। कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, आपको अपने लिए ही करना पड़ेगा। आप अगर रुके हो बिहार में तो जिम्मेदारी आपके ऊपर है, जिंदगी बेहतर बनाने की भी और वोट सही डालने की भी। लेकिन आप नहीं गिन रहे कि गरीब कितने हैं, अशिक्षित कितने हैं। आप क्राइम नहीं गिन रहे, आप इंडस्ट्री नहीं गिन रहे, आप बिजली नहीं गिन रहे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं गिन रहे, आप रोड्स नहीं गिन रहे, आप जाति गिन रहे हो। और अखबारों में रोज छपता है, इस पार्टी ने इतने टिकट दिए, इतने टिकट इस जाति को, इतने इस जाति को, इतने इस जाति को हैं, और ये एरिया था, ये रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, पर यहां जनरल से बंदा खड़ा कर दिया है। ये बात किसी भी महत्व की होनी क्यों चाहिए? जिस बात का महत्व है वो बात करो ना। वो बच्चा मर रहा है वहां पर, वो औरत मर रही है वहां पर, वो युवा बेरोजगार खड़ा है वहां पर, और युवा अपने लिए कुछ ना कुछ कर ले जाएगा। उसको साधारण व्यवस्था तो दे दो, उसको पढ़ने के, कुछ कर पाने के अवसर तो दे दो, कुछ ना कुछ वो कर ले जाएगा। नौकरी भी उस बेचारे को इसलिए मांगनी पड़ती है, वो कहता है और कुछ तो हो ही नहीं सकता ना, तो फिर वो खड़ा हो जाता है कि नौकरी दो, नौकरी दो, और नौकरी के नाम पर उसे झांसा ही दिया जा सकता है, क्योंकि नौकरी दे पाने की सामर्थ्य सरकार की है नहीं, किसी सरकार की नहीं है। और अगर सरकार ने इतनी नौकरियां दे दी तो सरकार का बजट टूट जाएगा। बोलिए, कितने भाई हैं यहां बिहार से? भाई बहन सब हैं कुछ संख्या में, आप ही की बात हो रही है। आप में से जो पढ़े लिखे हैं वो तो बहुत सारे वोट भी नहीं डालेंगे, है ना? जो जानते समझते हैं वो किसी से कोई बात नहीं करेंगे, ना किसी को सही बात समझाएंगे, ना सही मुद्दे उठाएंगे। क्यों? नमस्ते आचार्य जी। जी। आपने थोड़ी देर पहले ही कहा कि बंगाल की स्थिति भी वही है। मैं बंगाल से ही हूँ, तो हम सब जानते हैं कि कई दिनों से क्या चल रहा है। कई मेडिकल कॉलेजेस में रेप हो रहा है, जिस पर बहुत अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। पॉलिटिक्स चल रही है। पढ़ाई के नाम पर तो ऐसी स्थिति हो गई है कि जब तक जितनी इच्छी छुट्टियाँ दे दो, कुछ भी हो छुट्टी दे दो, स्कूल कॉलेज सब बंद कर दो। और यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूल्स कॉलेज पर भी सर्कुलर आ जाता है कि आपको भी बंद कर देना है, कभी गर्मी के नाम पर, कभी बारिश के नाम पर, कभी और किसके नाम पर। तो मेरे मन में एक प्रश्न बार बार ये आता है कि आपने भी जो इतने विस्तारित तरीके से बताया कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए, जो हम कोई प्रश्न करते ही नहीं। तो
कभी कभी लगता है कि क्या जो सही दिशा में चलते हैं, जो समझते हैं, जिनके मन में सचमुच कुछ करुणा है, उस तरह के आदमी क्यों नहीं आते हैं चुनाव में, वो क्यों नहीं खड़े होते हैं, या वो क्यों नहीं पावर में आते? ये एक पैराडॉक्स है। मुझे भी समझ में आता है कि मैं जानता हूँ, मैं पढ़ा हूँ, जिसमें ये सुना है हमने कि पावर करप्ट्स और एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ये अद्भुत एक विचित्र परिस्थिति है कि ताकत मिल गई तो ताकत का गलत प्रयोग करूँगा, मैं उससे शोषण करूँगा, मैं उससे दुर्नीति करूँगा, मैं उसमें पक्षपात करूँगा। लेकिन ताकत नहीं है तो मैं ऐसे चाहते हुए भी क्या कर सकता हूँ कि जिससे आपने इतना कुछ कहा कि एक बच्चा मर रहा है, या पढ़ाई लिखाई एकदम बंद है, या मिनिमम हाइजीन भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो सही लोग अगर नहीं आए तो आदमी भी तो किसी को अगर वोट दे तो वो किसको वोट दे? यहाँ पर तो मुश्किल ये है कि हम लोग एक ऐसी जगह पहुँच गए हैं जहाँ कोई ऑप्शंस ही नहीं है। ये सड़ा है, वो गला है, मैं किसको दूं वोट? ऐसी स्थिति हो गई है। बढ़िया। इसमें आपने जो पहली बात कही, जो बंगाल में रेप वाली, वो मैं चाहूँगा कि अभी हम जब ब्रेक लेंगे उसके बाद एक अलग प्रश्न के रूप में ही सामने आए। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है और एक नहीं, ऐसा कई अभी घटनाएं हुई हैं, तो उसको अलग से ले लेंगे। आपकी जो दूसरी बात थी उसको मैं भी ले लेता हूँ। देखिए, समस्या तब तक रहेगी जब तक एक आदमी कहेगा कि मैं ही समझदार हूं और मैं सामने आऊंगा चीजें बदलने के लिए। वो कह रहा है मैं सामने आऊंगा स्थितियां बदलने के लिए, पर ये कोई मशीन नहीं है जिसको एक आदमी बना सके या एक आदमी ठीक कर सके। ये एक सामाजिक व्यवस्था है, हम जिसको ठीक करने की बात कर रहे हैं। और सामाजिक व्यवस्था का मतलब होता है बहुत सारे लोग। चीजें नहीं ठीक करनी है, इंसान को ठीक करना है। अकेला व्यक्ति आगे आएगा तो कुछ नहीं पाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो सामने आएगा तो उसे वोट देने वाला कौन है? वो अगर कोई ढंग की सेंसिबल बात करेगा तो शायद उसको वोट ही ना मिले। और भारत में चुनाव लड़ने में एंट्री बैरियर बहुत बड़ा होता है, बहुत बहुत पैसा चाहिए होता है सिर्फ एक साधारण असेंबली सीट लड़ने के लिए भी। फिर आप पूरी पार्टी बनाएं, सिर्फ एक राज्य में उसमें आप चुनाव लड़ें, उसमें तो किस स्तर का पैसा चाहिए। और आप कहें कि नहीं मुझे राष्ट्रीय पार्टी बनानी है, तो उसमें तो हजारों करोड़ का खेल हो जाता है। तो बहुत बड़ा एंट्री बैरियर है। एक आदमी कहे कि मैं आगे आकर के चीजें बदलूंगा, तो चीजें नहीं बदल सकता। पहली बात तो उसको उतनी फंडिंग नहीं मिलने वाली, और दूसरी बात वो आकर के खड़ा भी हो गया तो लोग हैं ना, लोग उसको वोट नहीं देंगे, उसको लोग ही धक्के मार के हटा देंगे, कहेंगे तुम कैसी बातें कर रहे हो, स्वरोजगार की बात मत करो, बताओ कि मुफ्त में क्या दे सकते हो हमें, और बताओ कि सरकारी नौकरी कैसे मिल सकती है हमको, और बहुत सारी बातें मत करो, शिक्षा की बात मत करो, स्वास्थ्य की बात, सड़कों की बात, बिजली की बात मत करो, लोग ही उसको भगा देंगे। तो तरीका यह है कि चीजें ना बदली जाएं, इंसान बदला जाए। एक आदमी अपने दम पर आके सामने कुछ करना चाहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। जिन्हें बिहार को बदलना है उन्हें बिहारी को बदलना पड़ेगा, चीजें नहीं बदलनी होंगी, इंसान को बदलना पड़ेगा। जब तक बिहारी वैसा ही है जैसा वो रहेगा तो कुछ नहीं बदल सकता, कुछ भी नहीं बदलेगा। सच पूछिए तो नेता थोड़े ही दोषी हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो व्यवस्था भी लोगों के समर्थन से ही खड़ी हुई है, और नेताओं को भी लोगों ने ही चुना उस व्यवस्था में। तो पूरा दोष हम नेताओं पर भी कैसे डाल दें? ज्ञान का पालना रहा है बिहार, ज्ञान का पालना रहा है बिहार, और ये समस्या हो गई बात। इतने बौद्ध विहार बने कि राज्य का ही नाम पड़ गया बिहार। बुद्ध की बात, महावीर की बात पूरे तरीके से ज्ञान की बात थी। उसमें किसी तरह के कर्मकांड, क्रियाओं के लिए या भावना, भावुकता आदि के लिए कोई जगह नहीं थी। वहां तो बात सीधी सीधी समझदारी की थी। समझो,
समझो। और वो सारी बात हुई बिहार में, और ये बात समस्या की हो गई। हम शायद ये सोचने लगे हैं कि हम समझदार हैं। भाई हमें दिख रहा हो हमारी हर तरीके से दुर्दशा है, पर हमें ये भाव बहुत है कि हम समझदार हैं। इसमें बंगाल आता है आपका, इसमें बिहार आता है, और इसमें मेरा पूर्वी उत्तर प्रदेश आता है, जिसमें बनारस भी शामिल है। भैया हमसे बात मत करना, हमारे पास और कुछ हो ना हो, बकवाद बहुत है। और इसके लिए जो भी सब स्थानीय शब्द होते हैं वो आप जानते ही हैं। भैया इसमें हमसे बात मत करना, हम जानते बहुत हैं, जानने में कोई बात नहीं है। बिहार का पान वाला भी ब्रह्म ज्ञान दे देगा तुमको, और बनारस का हो तो फिर तो पूछो ही मत। आप कैसे हो वो आपकी दुर्दशा से सिद्ध नहीं हो रहा क्या? और जब तक आप मानोगे नहीं कि आप बहुत गलत आदर्शों को, मान्यताओं को, संस्कारों को मन में लेकर चल रहे हो, तब तक कोई बहुत अच्छा नेता आपके बीच उठेगा कैसे? नेता को भी उठने के लिए जनता की जमीन चाहिए होती है। अगर मिट्टी ही खराब हो गई हो तो इस पर कोई बहुत अच्छा नेता खड़ा भी कैसे होगा? बोलो। और मान्यता जब ज्ञान बन जाती है, परंपरा जब समझ का मुखौटा पहन लेती है, तब यही सब होता है। हम खूब जानते हैं, हमें सब पता है। हमारे लिए धर्म का मतलब होता है जाति। हमारे लिए धर्म का मतलब जो होता है, हम समझदार लोग हैं भाई। और कोई हमसे बात करेगा तो हम उसको खूब सुना देंगे, बीच में एक आध श्लोक भी सुना देंगे, बिना ये जाने कि वो श्लोक आ कहां से रहा है, बिना ये जाने की किताब लिखी कब गई थी, बिना ये जाने कि पूरे धार्मिक साहित्य में, धारा में इस किताब का महत्व कितना है। एक श्लोक सुना के हम कहेंगे हम बड़े ज्ञानी आदमी है, हमें कुछ मत बताना। जितने भी ऊटपटांग काम होंगे हम सब कर जाएंगे, लेकिन सबको जायज ठहराने के लिए हमारे पास कोई कुतर्क जरूर होगा। क्यों? क्योंकि हमारा और कुछ चलता हो न चलता हो, जबान खूब चलती है। कुतर्क पूरे होते हैं हमारे पास, ऐसा है वैसा है। सत्ता को हम सबसे बड़ी बात मानते हैं, तो सत्ता जिसके भी पास है हमारे लिए वही बिल्कुल भगवान हो जाता है। चाटुकारिता में हमारा कोई जवाब ही नहीं, और इस बात को भी हम लज्जास्पद नहीं मानते। ये बात हमारे लिए गौरव की है कि हमने जाकर के फिर ऐसे बोला, ऐसे बोला, और बिल्कुल हमने बात संभाल ली और पटा लिया, और देखो सारा तुम्हारा काम करा दिया। और इसको हम कहने लग जाएं कि यही हमारी खूबी है, यही हमारी खासियत है, यही हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है, तो उसके बाद हमें कौन आएगा बचाने? हम कहें कि जिंदगी में ऊंचे उठने के लिए शिक्षा की थोड़ी जरूरत है, जिंदगी में ऊंचे उठने के लिए तो सत्ता की जरूरत है, तो हम बस फिर सत्ता के चाटुकार बनेंगे और क्या करेंगे? हमें एक जमीनी क्रांति चाहिए। कोई भी नेता जो कहे कि इन्हीं लोगों के सामने जा करके मैं इन्हें अच्छी अच्छी बातें बता करके इनसे वोट ले लूंगा, बहुत गलतफहमी में है वो नेता। बिहार को, बंगाल को, उत्तर प्रदेश को नेता से बहुत बहुत पहले शिक्षक चाहिए। शिक्षक आ गया तो नेता अपने आप पैदा हो जाएंगे, सही नेता। और शिक्षक नहीं मिला है, मिट्टी यही रह गई, तो इस मिट्टी पर विश्व वृक्ष ही खड़े होंगे। हमें मिट्टी की सफाई करनी है, और ज्ञान की मिट्टी हुआ करती थी कभी ये। बहुत ज्यादा उम्मीदें कर लेते हो आप लोग नेता से, नेता से। श्री कृष्ण को नेता बोलोगे क्या आप? गीता के छात्रों,
गीता समझा रहे हैं, 1000 नेता उनके पीछे पैदा हो जाएंगे और वो सब काबिल निकलेंगे। जिस दिन आम बिहारी जानने लग गया कि वो गलत चीजों को महत्व दे रहा है जिंदगी में, उस दिन सारे गलत नेता भी गायब हो जाएंगे। हमें एक नई मूल्य व्यवस्था चाहिए, नई और सही। और ये बात सिर्फ यूपी बिहार पर नहीं, पूरे देश पर लागू होती है। बाकी देश ठीक है, यूपी बिहार की अपेक्षा ज्यादा विकसित नजर आता है, पर जब दूसरे देशों को देखो, यहां तक कि उनको भी जो हमारे ही साथ आजाद हुए, तो हम कहीं पर भी नहीं है। क्योंकि बाहरी जो हाल हमारा होता है उसके कारण भीतरी होते हैं। जेम्स एलन की है, एज अ मैन थिंकeth सो डथ ही बिकमेथ। आप बाहर से अगर किसी तरीके के हो तो उसकी वजह आपके भीतर कुछ है। आपकी सड़कें टूटी हुई हैं तो आपके मन में कुछ टूटा हुआ है, कोई बात है। आपके घर में रोशनी नहीं है तो इसकी वजह यह कि आपके मन में रोशनी नहीं है, कोई बात है, भीतरी बात है। और बाहर रोशनी हो पाए, घर में वो बल्ब जल पाए, उससे पहले चाहिए होगा कि भीतर रोशनी हो पाए। जिस राज्य की स्थिति यह है कि जहां 70% आबादी कृषि पर निर्भर है, उस राज्य में इरिगेशन जितना होना चाहिए उसका तिहाई भी नहीं है। मॉनसून, बाढ़, बाहर अगर बाढ़ है, बाहर अगर खेत खराब हो रहे हैं, फसलें खराब हो रही हैं, तो उसकी वजह भीतरी है। युवा अगर बेकार है, बेरोजगार है, तो उसकी वजह भी भीतरी है। बिहार को ज्ञान की जरूरत है सचमुच, ये सुनने में चाहे जैसा लगे। हालांकि किसी बात को आप किसी आम बिहारी युवक से कहेंगे कि बिहार को सबसे ज्यादा ज्ञान की जरूरत है, तो बहुत हंसेगा आपके ऊपर, हंसेगा भी और हो सकता है कि उग्र हो जाए कि बहुत ज्ञान वगैरह मत बखारो, कुछ रुपया पैसा हो, कोई नौकरी हो या कुछ और धंधा पानी हो तो बताओ। कोई जगह अगर रसातल में धंस रही है तो उसके पीछे कुछ वजहें होती हैं, और वो वजहें आंतरिक होती हैं। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि यूरोप में समृद्धि बाद में आई थी, विचार पहले आया था। नहीं तो 15वीं 16वीं शताब्दी तक भी उनकी हालत बहुत खराब थी। उसके बाद वहां वैचारिक क्रांति शुरू होती है। उस वैचारिक क्रांति से आज आप वहां समृद्धि देखते हो। हम चाहते हैं कि बाहरी समृद्धि आ जाए, बाहर हाल बेहतर हो जाए, बिना विचार को बदले। ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि दुनिया में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। कहिए, बिहार से संबंधित कुछ और हो तो कहिए। नमस्कार आचार्य जी। मेरा सवाल बिहार के संदर्भ में ही है। बिहार में जैसा कि अभी आपने भी बताया कि बौद्ध धर्म वहीं से निकला, महावीर जी भी वहाँ से, और वहाँ नालंदा का भी वो एक केंद्र रहा, तो ज्ञान का एक स्रोत तो रहा बिहार। उसके बावजूद भी बिहार की ऐसी हालत है। और इसी को थोड़ा सा और अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं तो भारत भी एक ऐसा देश रहा जहां से ऊंचा ज्ञान और ऊंचे से ऊंचा दर्शन निकला। और भारत भी विश्व के अगर संदर्भ में देखा जाए तो
भारत की दुर्दशा हम देख सकते हैं क्या है। तो ये क्या कुछ कोइंसिडेंस है कि जहाँ से इतना ऊंचा ज्ञान निकल रहा है वो उसी जगह की दुर्दशा ऐसी क्यों हो जा रही है, या फिर या ये एक मतलब इसका क्या असर कारण हो सकता है? इसका अर्थ ये है कि जहाँ से ज्ञान उठता है वहाँ आने वाली पीढ़ियाँ अपने आप को ज्ञानी मानना शुरू कर देती हैं। वो सोचती हैं कि जिन लोगों ने जाना, उन्होंने जो बातें बताई, उन बातों का नाम ज्ञान है। जबकि ज्ञान होता है भीतर की बातों को भुलाना। लेकिन जिस भी जगह पर ज्ञानोदय होगा वहां की आने वाली पीढ़ियां खतरे में भी होंगी और भाग्यशाली भी कही जा सकती हैं। भाग्यशाली इसलिए होंगी क्योंकि उन्हें वो सूत्र उपलब्ध होंगे जिनसे मान्यताएं, धारणाएं काटी जा सकती हैं। और दुर्भाग्य उनका यह होगा कि वो उन सूत्रों को ही ज्ञान मानना शुरू कर देंगे। ज्ञान आग होता है, ज्ञान आरी की तरह होता है। वो कुछ मिटाता है, कुछ जलाता है, कुछ काटता है। वो सकारात्मक नहीं होता, वो नकारात्मक होता है। उसका काम है काटना। आपको विरासत में आरी मिली है, आरी, इससे काटो। किसको काटना होता है? अपनी ही धारणाओं, अपनी मान्यताओं, अपनी परंपराओं को ही काटना होता है। पर आपने उस आरी का इस्तेमाल काटने की जगह नहीं करा। आपने उस आरी को ही कह दिया यही ज्ञान है, आरी पे लिख दिया है ज्ञान, और उसको लेके घूम रहे हैं कि ये आरी जो है ना, इसको ज्ञान बोलते हैं। आरी को ज्ञान नहीं बोलते। भीतर आरी चलाओ, उससे जो रक्तधार बहती है उसको ज्ञान बोलते हैं। ये गड़बड़ हो जाती है। जहां भी ज्ञानोदय होगा वहां आने वाली पीढ़ियां खतरे में होंगी, क्योंकि उनको एक आरी मिल जाएगी। उनको ये वहम मिल जाएगा कि जो कुछ किताबों में लिखा है उसका ही नाम ज्ञान है। नहीं नहीं नहीं, किताब में जो लिखा है उसको पढ़ने का नाम ज्ञान नहीं है, उसको रटने का नाम ज्ञान नहीं है, उसकी व्याख्या करने का भी नाम ज्ञान नहीं है। किताब में जो लिखा है उसका उपयोग करके तुम्हारे भीतर जो कुछ है उसको काटने का नाम ज्ञान है। हम खुद को काटते नहीं हैं, हम ज्ञान का इस्तेमाल करके खुद को और सुरक्षित कर लेते हैं। हम ज्ञान का इस्तेमाल सीमेंट की तरह करते हैं। यहां पर कोई बहुत भद्दी पिलपिली कमजोर चीज रखी हुई है, ज्ञान का इस्तेमाल किया जाता है इसके चारों ओर सीमेंट का एक सुरक्षा दुर्ग बनाने के लिए। हमसे भले वो लोग थे जिनको ये सीमेंट उपलब्ध ही नहीं था, वो आगे निकल गए। उनके पास भी कमजोर पिलपिली भद्दी चीजें थीं, पर वो उन भद्दी चीजों के चारों ओर क्या नहीं बना पाए? ज्ञान का सुरक्षा दुर्ग नहीं बना पाए। तो उनकी ये कमजोर चीजें गिर गईं। हमारी जितनी कमजोर चीजें थी हमने इनके चारों ओर ज्ञान का घेरा बना दिया। तो हमारा ज्ञान काम आया हमारी ही कमजोरी की रक्षा में, हमारी ही बर्बादी को बढ़ाने में। उदाहरण के लिए स्त्रियों के प्रति एक रुख होना चाहिए। हमने इसको ज्ञान से जोड़ दिया। हमने कहा देखो ये तो अध्यात्म की बात है ना, ग्रंथों में लिखी हुई है। जातिवाद, हमने कहा देखो ये धर्म की बात है, ये ग्रंथों में लिखी हुई है। छल से भी सत्ता जीती जा सकती है, हमने कहा देखो ये बात तो धर्म की है, पुराणों में लिखी हुई है। जिनके पास बल्कि वो ज्ञान नहीं था वो बेहतर निकले। उनकी कमजोरी कवच नहीं पहन पाई, उन्होंने अपनी कमजोरियां जल्दी हटा दी। हमारी कमजोरियां बड़ी अलंकृत हो चुकी हैं और बहुत सुरक्षित हो चुकी हैं। जितनी भी भद्दी बातें हैं हमने उनको अपनी जिंदगी के केंद्र पर महिमा मंडित कर रखा है। हम कहते हैं ये असली चीज है जिंदगी की, देखो ये जिंदगी का गौरव है, ये चीज नहीं जानी चाहिए भले प्राण चला जाए। और हर वो चीज जिसके लिए तुम प्राण देने को तैयार हो 99% संभावना है कि बहुत ही बेहूदी है, भद्दी है, व्यर्थ है। पर उसको नाम किसका दे दिया है? ज्ञान का। उसको मान लिया है कि तो पवित्र है। पवित्र है क्योंकि ज्ञान तो होता ही पवित्र है। श्री कृष्ण कहते हैं ना गीता में, नहीं ज्ञानेन सदृशम, तो पवित्र तो ज्ञान होता ही है। जिस चीज को आपने ज्ञान का सहारा दे दिया, आपने उस चीज को
पवित्र घोषित कर दिया। अब आपने किसी बहुत घटिया चीज को ज्ञान के माध्यम से सही सिद्ध कर दिया है, तो घटिया चीज आपकी जिंदगी में बहुत गहराई तक बैठ जाएगी, और उसका प्रमाण फिर यह निकलेगा कि आपके चारों तरफ बस घटिया बर्बादी का मंजर होगा, और वो देख के भी आपको होश नहीं आएगा। आप कहोगे ये सब तो ठीक ही है, मैं क्या कर सकता हूं, कोई और उत्तरदायी है, किसी और ने हम पर आक्रमण करा है, किसी और ने हमें बर्बाद करा, हम तो शोषित हैं बस। इंसान माने चेतना। इंसान की दुनिया अगर खराब है तो उसकी चेतना खराब है। इंसान अगर बाहरी सारी लड़ाइयां हार रहा है तो मतलब भीतर वो कहीं ना कहीं हारा हुआ है। इंसान अगर बाहरी स्थितियों के सामने कमजोर पड़ रहा है तो मतलब वो भीतर कोई कमजोरी पाल कर बैठा है। शिक्षक चाहिए बिहार को। बिहार को जागृति चाहिए, नेता वगैरह से नहीं बनने वाली बात। ये नेता तो कुछ नहीं है, जनता ही नेता है। ये नेता जनता से भिन्न नहीं है, इनसे नहीं होगा कुछ, कभी नहीं हो सकता। बात बिहार की नहीं है, ये एक सार्वजनिक नियम है। ये दुनिया में हर जगह लागू होता है। जहां कहीं भी जनतंत्र है वहां नेता जनता ही जैसा होता है, 19-20। और जैसे जैसे जनता का स्तर गिरता है वैसे वैसे वो नेता भी अपनी जैसा चुनती है। सर, तो इससे मुझे दो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ज्ञान का एक तो दुरुपयोग किया गया, जो उसका दुरुपयोग करना चाहते थे उन्होंने। दूसरा, जिनको ज्ञान मिला वो भी एक तरीके से स्थूल से और ज़्यादा सूक्ष्म बॉन्डेजेस में फंस गए, जो आपने जेम्स ऑफ द वर्ल्ड में बात की थी कि फ्रॉम सटल टू सटलियर बॉन्डेजेस। क्या इसको उस तरीके से देखा जा सकता है? समझा नहीं, क्या बोला आपने, कहा? सर, जेम्स ऑफ द वर्ल्ड में आपने बात की थी ना कि फ्रॉम दैट वी मूव फ्रॉम सटल टू सटलियर बॉन्डेजेस। तो क्या जो सचमुच में ज्ञान के अनुयायी थे उनको इस तरीके से देखा जा सकता है? और अगर ये बात सच है तो क्या गीता कम्युनिटी खतरे में नहीं है? देखिए, सदा जो रिश्ता होना चाहिए ज्ञान से वो बहुत निजी होना चाहिए, बहुत निजी, बहुत बहुत निजी। आपको अपनी जिंदगी की कसौटी पर वो बात दिखाई दे रही है तभी वो आपके लिए सही है। क्योंकि मैंने कहा ज्ञान नकारात्मक होता है। ज्ञान तो जब भी आएगा आपकी जिंदगी की बात करेगा, और वहां कुछ गलत चल रहा है आपको ही दिखना चाहिए फिर। तो बस यही आपको देखना है। कोई भी बात बताई गई है, आज हमने गीता का सूत्र लिया, क्या आपको अपनी जिंदगी में दिखाई दे रहा है कि सूत्र क्या काटना चाह रहा है? अगर दिखाई दे रहा है तो ज्ञान से आपका रिश्ता निजी हो गया, अब वो बात आपकी हो गई। अब उसमें मैं तो मध्यस्थ हूं ही नहीं। मैं यहां तक कहूंगा कि वो बात अब श्री कृष्ण की भी नहीं रही, वो बात अब आपकी दृष्टि, आपके दर्शन की हो गई। और अगर वो बात वहां नहीं हो पा रही है तो फिर ज्ञान अब खतरनाक बनेगा। आप फिर क्या करोगे कि आपकी जिंदगी में जो कचरा है वो तो रखे रहोगे, और उस कचरे को वैध ठहराने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए श्लोक का दुरुपयोग कर लोगे। बात समझ में आ रही है? हमने ज्ञान के स्वभाव को ही नहीं जाना, समझा। हमने सोचा ज्ञान कोई जानने वाली बात है, हमने सोचा ज्ञान कोई ग्रहण करने वाली बात है, कोई संग्रह करने वाली बात है। फिर कह रहा हूं, ज्ञान आरी है। आरी का कोई संग्रह करेगा क्या? जेब में रख के आरी कोई घूमेगा क्या? ज्ञान आग है, आरी तो फिर भी चलो छोटी वाली डाल लो जेब में, आग कोई जेब में लेके घूमेगा? ज्ञान का काम होता है आया, जलाया, गया, आया, जलाया और गया। अब भीतर जो बैठा है, आप जलाने को राजी ही नहीं हो तो ज्ञान क्या करेगा बेचारा? होगी बहुत भारी आग, आप उससे दूर बैठ के हाथ सेक रहे हो और मजे आ गए आपके। तो कह रहे हो बढ़िया आग लगी हुई है, इसमें क्या करना है? रोटियां सेकनी है, हाथ सेकना है। वो आग रोटी सेकने की आग नहीं है, वो हाथ सेकने की आग नहीं है। वो कौन सी आग है? हाँ,
वो चिता वाली आग है, वो अहंकार को जलाने वाली आग है। वो आग ऐसे होती है, लपट है, लपलपा रही है, पर उसमें झोंकने का निर्णय तो स्वयं को लेना पड़ता है ना। होंगे बड़े विद्वान, ऋषि हैं, बुद्ध है, महात्मा, महावीर हैं, मुनि, आग दे सकते हैं, आपको जबरदस्ती उसमें डाल थोड़ी सकते हैं। और आग, ज्ञान सिर्फ एक काम कर सकता है कि कुछ काटे। मैं ये 500 बार बोल चुका हूं, फिर समझा रहा हूं, ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने खोपड़े में धर लोगे। कुछ आपने याद कर लिया उसको ज्ञान नहीं कहते, कोई व्याख्या जान गया आप उसको ज्ञान नहीं कहते, आप किसी चीज पर बात भी कर सकते हो तो उसको भी ज्ञान नहीं कहते, भले ही आप बहुत अच्छे से कह लो, हो सकता है किसी को आप बिल्कुल समझा भी जाओ तो भी उसको ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान वास्तव में सिर्फ तब है जब वो जला दे। तो इसीलिए आपका उससे बहुत निजी रिश्ता होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते ये बात फलानी जगह लिखी हुई है इसलिए ज्ञान है। अरे भाई, फलानी जगह लिखी होगी, उसने तुम्हारी जिंदगी में कुछ जलाया क्या? और उसने नहीं जलाया तो उसकी गलती नहीं है, बात यह है कि तुम उस आग में कूदे ही नहीं, तुमने उस आग को मौका ही नहीं दिया कि वो तुम्हें जला पाए। आग खुद थोड़ी आएगी तुम्हारे पीछे भगते हुए कि आऊंगी तो जलाऊंगी, और कोई तुम्हारे पीछे आए भी तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो, ब्लॉक कर दो, डिलीट कर दो, कुछ भी कर सकते हो, मेल लिख दो। मुझे अब कोई कॉल नहीं आनी चाहिए, मैं 2 साल से गीता कम्युनिटी में थी लेकिन अब मैंने ऐप डिलीट की, मुझे कोई कॉल नहीं आनी चाहिए। अच्छा, ये तो आपने कर दिया, लेकिन आप अब यहां से बहुत बड़ा खतरा लेके जा रही हो। जो बातें सुन ली थी क्या उनको भी डिलीट कर पाओगे? नहीं। उन बातों का आप क्या करने वाले हो? दुरुपयोग। ये हुआ है बिहार के साथ। बुद्ध से बातें ले लेना और बात है, और बुद्ध का आशिक हो जाना दूसरी बात है। बुद्ध को जेब में रख लेना एक बात है, और बुद्ध को हृदय में बैठा लेना दूसरी बात है। आप लोगों को भी बात समझ में आ नहीं रही है। आप भी आते हो कि नहीं, सुन लो, देख लो, फिर अपने हिसाब से फैसला कर लेंगे। तुम सुन रहे हो तो जो सुन रहे हो उसका दुरुपयोग ही करने जा रहे हो। ये वैसी सी बात है कि बेटा जाके पड़ोसी के घर से आग ले आना, उस आग को तुम मंगा रहे हो स्वार्थवश। पहले होता था, गांव में होता था, आग मंगाई जाती थी पड़ोसियों से कई बार। वो आग इसलिए थोड़ी मंगाई जाती थी कि अपना घर जलाना है, वो आग तो मंगाई जाती थी कि अब हाँ, आलू भूने जाएंगे, बैंगन भूना जाएगा, मेथी पुदीना सब बढ़िया इस पे चलेगा। कुछ आ रही है बात समझ में आपको? तो वो आपको देखना है कि आप शब्दों को मौका दे रही हैं कि आपकी छाती में प्रवेश कर जाएं, या बस शब्दों को यहां पे ही रोक ले रही हैं कि यहां तक आए, उसके आगे आएगा तो खतरा है। यहां तक आए ताकि हम ज्ञानी कहलाएं, उन सारी बातों को रट लेंगे, जेब में डाल लेंगे, खोपड़े में जमा कर लेंगे, कहीं बोलने के काम आएंगी या खुद को ही कुछ अच्छा सा तर्क देने के काम आएंगी। हम्म। एक आदमी को इतनी भयानक कब्ज थी, इतनी भयानक कब्ज थी, उसको कब्ज हटाने के लिए जो दिया गया उससे उसका पेट और फूल गया। हम ऐसे धुरंधर हैं, जो तुम्हें दिया जाता है हल्का होने के लिए तुम उसको भी जमा कर लेते हो। अब क्या करें? पेट नहीं, कुआं है। इतने डरे हुए हो कि सब कुछ पकड़ के रख लेना है कि छोड़ूंगा कुछ नहीं, छोड़ूंगा कुछ नहीं। जमा है, पच भी नहीं रहा, न निकल रहा न पच रहा, सिर्फ क्या है,
जमा है। ये मेरे भारत का हाल है। ज्ञान इसलिए होता है ताकि जो कुछ पेट में रखे बैठे हो बाहर निकल जाए। यहां से आता है लैक्सेटिव, ज्ञान जाता है यहां, ताकि जो कुछ यहां था वो हटे, आ गए, पुरानी चीजें जला दे, उसे ज्ञान कहते हैं। जो भी तुम सही मानते हो सब गलत था, यही ज्ञान है। जो भी तुमने ढर्रे सीख लिए हैं उनका कोई महत्व नहीं। जो भी बातें तुम्हारे लिए सत्य जैसी हैं, बड़ी पवित्र हैं, तुमने कभी उनको परखा ही नहीं है। ये ज्ञान है। पर डर लग जाता है उसको, उसकी शक्ल देख के ही। वो यमराज जैसा दिखता है, आग से डर तो लगेगा ना, तो आदमी उसको दूर रखता है, यहां नहीं आने देता। ये हुआ है। तो ये खतरा गीता कम्युनिटी के लिए नहीं है, व्यक्ति के लिए, आपके लिए है। क्योंकि फैसला आपको करना है कि इन शब्दों को आप कहां रख रही हो, जेब में कि दिल में। कम्युनिटी तो माने बहुत सारे अलग अलग व्यक्ति, 1 लाख व्यक्ति होने वाले हैं शायद अगले महीने। तो किसी के लिए खतरा है, किसी के लिए नहीं है। जो दिल में रखेगा वो अपने सारे खतरे जला देगा, जो जेब में रखेगा वो अपने सब खतरों को कवच पहना देगा। अब उसके खतरे अवध्य हो गए, अब उसके खतरे अमर हो गए, उसने अपने खतरों को जान दे दी। हम्म हम्म। ये कतार किस लिए थी? तो कतार लगवा करके मुझे क्यों भेज रहे हो? दे दो, जल्दी जल्दी पूछिएगा। तब बिहार संबंधित ही ये मामला। नहीं, बिहार वाली बात पूरी करके फिर ब्रेक लेंगे, फिर और कोई बात। हाँ बताइए, जल्दी बताइए। नमस्ते आचार्य जी, मैं महाराष्ट्र से हूँ, बट मेरे अराउंड बिहार से यूपी और बंगालीज बहुत सारे रहते हैं। 2 साल से आपसे जुड़ी हुई हूँ, तो झगड़े बहुत हो चुके हैं इस बात पे। मैंने उन तक बहुत सारी बुक्स पहुँचाई, तो मैंने उन तक बहुत सारी बुक्स पहुँचाई, तो डायलॉग सुनने को मिले कि हमें ज्ञान मन बताइए, हम शास्त्र जानते हैं और हम बस भगवान की किताबें पढ़ते हैं। तो अगर अभी सारी बातें जब बिहार की हो रही थी, तो जैसे मतलब बिहार का ये है कि वो तो ज्ञान का भंडार है बिहार, बट महाराष्ट्र में साक्षरता दर इतना ज़्यादा है, फिर भी इलेक्शन के टाइम में या फिर अदर मतलब जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें बिहार में जो अभी चल रहा है कि बहुत ही वाहियात लगता है, लेकिन जो लड़कियां सारी नाच रही है, ये सारा सब महाराष्ट्र में भी हो रहा है। तो महाराष्ट्र अगर साक्षर भी है तो वो ले क्या रहा है फिर? तो आचार्य जी, ये बात तो स्टेट वाइज तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि मेरे जान पहचान में तमिलनाडु के भी है और बहुत ही मतलब अच्छे पढ़े लिखे हुए हैं, फिर भी उनमें वही बातें दिख। हाँ हाँ, साक्षरता नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। साक्षरता माने तो कखगा होता है, कखगा भी नहीं है तो वोट नहीं डालोगे ठीक से, ये तो पता है। पर कखगा है तो इससे कुछ नहीं हो गया सुनिश्चित कि वोट ठीक डालोगे। तो महाराष्ट्र में लिटरेसी रेट हाई होगा, उससे ये तय नहीं हो जाता कि वोट सही डलेगा। लिटरेसी से नहीं होती बात, उसके बाद वो बात होती है जो बात यहां होती है। यहां पर जो बात हो रही है, अगर आप उसके साथ रही हैं, दिली रिश्ता बना है आपका, तो शायद आप वोट सही डालेंगी। बट ये सारी बातें मतलब कभी ऐसा लगता है कि मेरा उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता रहा है पहले भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओनली बिहार को क्यों ब्लेम किया जाए, वो थोड़ा सा मेरे मेरा तो पड़ोसी है भी नहीं, फिर भी थोड़ा सा आ जाता है, प्रेम आ जाता है। अपने ही भाई हैं, अपना ही देश है,
अपने ही राज्य हैं, क्या करें। तो कर सकते हैं, कर रहे हैं। धन्यवाद सर। आपसे ही तो मतलब इतने झगड़े होने के बाद भी फिर भी उनके पीछे जाती रहती हूँ, बताती ही रहती हूँ उनको सारी चीज़ें। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी, मैं बिहार से ही हूँ और बिहार से आई हूँ और पहली बार आई हूँ। जी, स्वागत है। मेरा यह सवाल है और आपसे एक संदेश लेकर जाना चाहती हूँ बिहार में कि हर एक वर्ष हमारे बिहार से बहुत ही मेधावी छात्र दिल्ली आते हैं, बॉम्बे जाते हैं, बहुत दूर दूर यहाँ तक कि विदेश भी जाते हैं, लेकिन उन लोगों में ये भावना क्यों नहीं आती है कि हम अच्छे से एजुकेटेड हो गए और फिर जाकर अपने बिहार को सुधारने का प्रयास करें। सिर्फ वो अपनी ही प्रगति पर क्यों रुक जाते हैं? नहीं, आप अपनी जैसे चाइना में हमने देखा है कि बहुत से बच्चे जाते तो ज़रूर विदेश हैं, लेकिन वो लौट कर फिर अपने ही कंट्री को सर्व करते हैं। उन्हें कष्ट हो तो भी उनको जितना भी कष्ट हो बर्दाश्त करते हैं, पर यह देशभक्ति या यह स्टेट के प्रति भक्ति हमारे बिहार के बच्चों में या हमारे देश के बच्चों में क्यों नहीं आती है? नहीं, आप गलत जगह देख रही हैं समस्या को, आप बिल्कुल गलत जगह देख रही हैं। जी, आप सोच रही हैं कि बिहार को सुधारने का काम किसी छात्र का है। नहीं, सभी स्टूडेंट्स का जो हाँ आते हाँ, हैं। अभी एक स्टूडेंट अपने लिए ही तो फैसला लेगा ना, अपने लिए ही तो फैसला लेगा ना जी कि वो अगर पढ़ लिख गया है तो वो बाहर जाकर के कुछ कर रहा है, वो अपने राज्य में कुछ क्यों नहीं कर लेता। जी और मैं ऐसे संस्थानों से रहा हूँ जहाँ से 80-90% लोग बाहर चले जाया करते हैं ज़िंदगी में, किसी न किसी उस पे, और ये इल्ज़ाम भी खूब लगता रहा है कि आईआईटी वाले, आईएम वाले बाहर क्यों चले जाते हैं, ये वापस जा कर के काम क्यों नहीं करते। वो बड़ी फिल्मी सी कहानी लगती है कि किसी ने एमबीबीएस करके, एमबीबीएस के बाद एमडी करके, ये करके वो करके एक छोटे से गांव में गया और वहाँ क्रांति ले आ दी। ऐसा हो नहीं सकता। आपने मेरी पहले की बात ठीक से सुनी नहीं। मैंने नहीं कहा कि बिहार को सबसे पहले डॉक्टर सुधार देगा या इंजीनियर सुधार देगा या डीएम सुधार देगा। मैंने कहा बिहार को शिक्षक की जरूरत है। और कौन सा शिक्षक? क ख ग वाला नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री वाला नहीं, वो भी बाद में आते हैं, उनकी जरूरत है, पर उनकी भी जरूरत एक कदम बाद में है। बिहार को सबसे पहले जरूरत है उस शिक्षक की जो जनता की मूल्य व्यवस्था बदल सके। चूंकि आप उस शिक्षक के महत्व को स्वीकार नहीं करना चाहती, तो इसलिए आपको लग रहा है कि कोई इंजीनियर आकर बिहार में कुछ क्रांति कर देगा। चीन की बात अलग थी, वहां पर जनता तैयार थी कि कोई आएगा और हमें सही बात बताएगा तो हम बदलेंगे। यहां जनता तैयार कहां है? आप सही बात बताइए, वो मारने दौड़ेंगे। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं दिन रात झेल नहीं रहा क्या अपनी गीता कम्युनिटी के साथ? और ये तो तब जब आप अपने लोग हो, बाहर वालों का आप देख नहीं रहे हैं। दिन रात गालियां पड़ती हैं और जेल में डाल दो, गोली मार दो। तैयार कहां है सुनने के लिए? किसी को जबरदस्ती सुनाएंगे क्या? एक 25 साल का लड़का है, इंजीनियर है, वो पहुंच गया। हाँ, पहुंच गया। आमतौर पे जिन्होंने जान लगा करके प्रवेश परीक्षाएं उत्तीर्ण करी होती हैं, इंजीनियरिंग करी होती है, वो कोई बहुत अमीर घरों से नहीं आते। अमीर घर वाले इतनी मेहनत ही नहीं करते हैं लड़के। तो एक साधारण से मध्यम वर्गीय घर का लड़का है, उसने इंजीनियरिंग वगैरह कर ली है, हाँ, वो आकर के बिहार के गांव में खड़ा हो गया। अब क्या करे, क्या करे? पर हमारे फिल्मी ख्याल आते हैं, हम फिल्में देखते हैं, हम सोचते हैं हमने एक फिल्म में देखा था, शाहरुख खान आया, उसने देश बदल दिया। तो वैसे ही कुछ होगा, बिहार में इतने पढ़े लिखे हैं, वो सब वापस बिहार लौट कर आए। क्या करें? जान दे दें, खून बहा दें, लोग ही मार दें? कुछ भी करने के लिए फाइनेंसिंग चाहिए। कहां से आएगी फाइनेंसिंग? और फाइनेंसिंग आ गई तो लुट नहीं जाएंगे, कोई आके अपहरण नहीं कर देगा, गोली नहीं मार देगा, ये कौन देखेगा? और छोड़ो, बाहरी खतरे तो आदमी फिर भी झेल ले अपनी हिम्मत बहादुरी से, पर जिनके लिए काम करना चाहते हो, क्या वो चाहते भी हैं कि उनके लिए कुछ सार्थक किया जाए? शिक्षक की जरूरत है, ताकि पहले जनता ऐसी हो कि उसके लिए कुछ करो तो वो स्वीकारे तो सही। सही काम के लिए कोई रेडीमेड ऑडियंस नहीं होती मैम।
सही काम में सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि उसकी ऑडियंस भी तैयार करनी पड़ती है, उसका रिसीवर भी तैयार करना पड़ता है। बाजारू काम में एक रेडीमेड मार्केट होती है। मुझे जूते बेचने हैं, ये रेडीमेड मार्केट है, क्योंकि जूते सबको पता है पहले ही कि उनको चाहिए। वो तैयार बैठे हैं, हाँ बताओ जूता लाओ, बढ़िया जूता लाओ और सस्ता लाओ, फीचर्स वाला जूता लाओ, तैयार है। पर असली काम के साथ समस्या ये होती है कि आप वो लोगों को देना भी चाहो तो उसको लेने को नहीं कोई तैयार होता। आप सोच रहे हो कि कोई डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, जो भी आप सोच रहे हो कि बिहार की जो प्रतिभा है वो आएंगे, वो बात करेंगे तो लोग उनको बिल्कुल कंधे पे चढ़ाएंगे, सर आंखों बिठाएंगे। नहीं, उनका कत्ल हो जाएगा। मैं एक्सट्रीम में बात कर रहा हूं बिल्कुल, पर किस ओर को इशारा कर रहा हूं समझिए। वो जो देना चाहते हैं लोग अभी लेने को तैयार नहीं है। इसलिए बिहार को फिर बोल रहा हूं, क्या चाहिए? शिक्षक चाहिए, ताकि पहले लोग ऐसे हों कि उनकी बेहतरी के लिए कुछ किया जाए तो उस बेहतरी को स्वीकार तो कर पाए। कोई अगर किसी जगह फंसा होता है तो इसलिए क्योंकि वो स्वयं ही बेहतरी के खिलाफ खड़ा होता है। अगर कोई किसी दुर्दशा में फंसा हुआ है तो इसकी मूल वजह यह होती है कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी उस दुर्दशा को किसी न किसी तरीके से बचा रहा है, सहयोग दे रहा है अपनी ही दुर्दशा को। पहले लोगों को ऐसा बनाना पड़ता है कि अब तुम्हारे साथ कोई अच्छा काम होगा तो तुम उस अच्छे काम का महत्व जानकर उसका समर्थन कर पाओगे। ये कम से कम विरोध तो नहीं करोगे, विरोध तो नहीं करोगे। सबसे ज्यादा विरोध सही काम को ही मिलना है, और व्यक्तिगत तौर पर आप झेल भी लो, पर आपके काम का रिश्ता ही अगर दूसरों से है और वही विरोध कर रहे हैं तो आपका काम तो ठप पड़ गया ना। ठप पड़ गया कि नहीं पड़ गया? वापस उस जगह पर लौटा जाता है जहां वापस लौटोगे, कुछ काम करोगे तो उस काम को कोई स्वीकार भी करेगा। स्वीकार करने वाले कुछ लोग हो सकते हैं, पर अगर 4 जने स्वीकार करने वाले हैं और 400 लोग अस्वीकार करने वाले हैं तो काम कोई बेचारा लड़का करे भी कैसे? अच्छा, और वो काम इतनी जान लगाकर, इतनी मेहनत से करना है। आप जिस इंजीनियर की बात कर रहे हो कि आए 25 साल का आए और बिहार बदल के दिखा दे, उसको भी ये प्रेरणा कहां से मिले कि मैं ये सब करूं? नहीं आचार्य जी, हम डॉक्टर की भी बात कर रहे हैं। उस डॉक्टर को भी, डॉक्टर बिना हॉस्पिटल के काम कर लेगा? पास करिए, पास करिए। हाँ, बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो इस सेवा भाव से जाते हैं कि हाँ हम दूर गांव में जाएं और सेवा भाव एमबीबीएस में सिखाया जाएगा? जी मैं सेवा भाव एमबीबीएस में सिखाया जाएगा? आचार्य जी, हम खुद ही एक डॉक्टर हैं। मैं पूछ रहा हूं जो, बस वो बताइए ना। जी, हम लोग सेवा भाव कहां से आएगा? वो तो एमबीबीएस में हम लोगों की मैम हम लोग को सिखाया करती थी। बहुत बढ़िया, तो फिर भगवत गीता की क्या जरूरत है? तालियां बजाओ सब लोग। सही में हमने से एमडी ऑप्स गायनी में किया है। वहाँ हमारी मैडम थी डॉक्टर, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो यह भावना हम लोग के अंदर डाल दी। भावना नहीं होती है, कैसे बताऊं? सेवा भाव हो, देशभक्ति हो, ये किस फिल्मी फैंटेसी में जी रहे हो आप? दुनिया देखनी पड़ती है और समझना पड़ता है मैं और ये अलग अलग नहीं हैं। तो मुझे नहीं सुख हो सकता इसके दुख के साथ, वो समझ की बात होती है। वो हिपोक्रेटिक ओथ जो आप लोग लेते हो उससे नहीं हो जाता कि हमें एमबीबीएस में एक कोर्स था उसमें सेवा भाव सिखा दिया गया। सेवा भाव आप वहां ही सिखाई है तो आप गीता में क्या कर रही हैं? क्योंकि कुल मिलाकर के गीता का भी यही नतीजा निकलना है कि व्यक्ति सेवा सीखेगा। आप पहले ही जानती हैं, तो आप यहां क्या कर रही हैं? जितने भी कोर्सेज होते हैं प्रोफेशनल, सब में बीच में एक आध कोर्स आ जाता है वैल्यूज एंड एथिक्स करके। उससे इतना भी कुछ होता है क्या? डॉक्टर में भी ये कहां से आ जाएगा कि मुझे ये करना है? उस डॉक्टर को भी पहले क्या चाहिए? शिक्षक चाहिए। आप समझ ही नहीं रही बात को, क्योंकि आपको शिक्षक के महत्व को किसी भी तरीके से नीचे करना है। उस डॉक्टर में भी ये दम कहां से आए कि मैं जाऊं और खड़ा रहूं और किसी भी तरीके से सबको समझाऊं? उसमें कहां से आए ये बात? वो डॉक्टर भी किस जमीन से उठा है? उसी जमीन से तो उठा है ना।
लेकिन फिल्म बन जाती है तो उम्मीद जग जाती है कि देखो उस फिल्म में किया था ना उसने, तो यहां भी हो सकता है कि कोई डॉक्टर आएगा और ये करेगा वो करेगा और ऐसा हो जाएगा। और भी डॉक्टर यहां मौजूद होंगे, वो आपको बताएंगे ना। कौन है, कहां से हैं? ये पहाड़ी राज्यों से आवाज आ रही है। सेवा भाव आ जाए उसको। एमबीबीएस उसके घर वालों ने इसलिए कराया था कि वो दुनिया की सेवा करेगा। और ये जो करोड़ों की डोनेशन दी जाती है ये इसलिए दी जाती है कि अब जाके गरीबों की सेवा करो। भाई वो उसी मिट्टी से उठा है। और उसकी बीवी ने उसको 1 करोड़ दहेज इसलिए दिया था कि अब मुझे ले जाओगे और किसी गांव में पटक दोगे जहां बिजली भी नहीं है। बीवी 1 करोड़ दहेज लेके लाया है वो। किस दुनिया में हैं हम? उसी मिट्टी से उठा है भाई वो। उसमें कहां से आ जाएगा? सेवा कोई भाव नहीं होता। बहुत गहरे डूबना पड़ता है अध्यात्म में, तब जाकर के बिना मांगे अनायास आपकी हस्ती ऐसी हो जाती है कि आप कुछ भी करो सेवा करने लग जाते हो। सेवा कोई भाव नहीं होती कि सुबह सुबह उठ करके गरीबों को खिला दिया तो ये सेवा हो गई, या कि कम फीस पे इलाज कर देता हूं सेवा हो गई। कर ही नहीं सकते, उसी मिट्टी के तो हो। शिक्षक की जरूरत है सबसे पहले, मान लीजिए। जितना पैसा एमबीबीएस पर खर्च किया उसका थोड़ा सा शिक्षक की ओर। अपने बच्चों को तो सब चाहते हैं टॉप क्लास एजुकेशन देंगे। वो डॉक्टर को बोल रहे हैं ऐसे गांव में चले जाओ जहां सरकारी स्कूल भी 15 किलोमीटर दूर है। उस डॉक्टर के बच्चों का क्या होगा? अपने बच्चों को तो सब चाहते हैं कि बिल्कुल एकदम टॉप क्लास जो भी हो, इंटरनेशनल स्कूल आईबी में भेजेंगे। और डॉक्टर से कह रहे हो कि दूर दराज के किसी गांव में चले जाओ। अब वो 1 करोड़ दहेज वाली बीवी रखे है, 2 खरगोश जैसे बच्चे रखे हैं, उनका क्या करेगा वो? शॉपिंग कहां कराएगा? और शॉपिंग के पैसे कहां से लाएगा? कैसी बातें कर रहे हैं हम? ये सब के सब कहां से उठे हैं? उसी मिट्टी से उठे हैं। सब उसी मिट्टी से उठे हैं। सबकी मूल्य व्यवस्था एक जैसी हो गई है। डॉक्टर की भी, डॉक्टर के माँ बाप की भी, डॉक्टर की बीवी की भी, डॉक्टर के बच्चों की भी, डॉक्टर के दोस्तों की भी। ये डॉक्टर कहां से सेवा कर लेगा? इस डॉक्टर को भी सबसे पहले क्या चाहिए? शिक्षक। यहां कितने डॉक्टर बैठे हैं? हाथ उठाएं। चलो ठीक है, कुछ डॉक्टर तो तैयार हो रहे हैं। हम्म। हो गया। चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं।